आज 7 सितंबर को सेकंड ग्रेड का जो दूसरा पेपर था एसएसटी का, हम लोग उसके आंसर की को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो बोलता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अमीर लोगों की तुलना में गरीबों की अधिक होती है। दूसरा, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति प्रति इकाई आय पर उपभोग है। और तीसरा, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति हमेशा धनात्मक परंतु एक से कम होती है। और अल्प विकसित देशों में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति उच्च होती है जबकि विकासशील देशों में निम्न होती है। इसका जो आंसर, जो गलत स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट दूसरी है। स्टेटमेंट 2 इसका आंसर होगा, क्योंकि जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो होती है चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति वो है जो आपकी इनकम में चेंज होने के साथ में जो आपके कंजम्पशन में चेंज आता है उसको बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा जो बोलता है कि निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात से में ये ज्ञात होता है कि कीमतों में आधार वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में किस प्रकार वृद्धि हुई। स्टेटमेंट 2 है वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात जीडीपी अपस्फीति कहलाता है, यानी कि द रेशियो ऑफ रियल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। रियल जीडीपी का अगर हम नॉमिनल जीडीपी से रेशो निकालते हैं तो हमें इस बात का आइडिया लगता है कि कितने जो प्राइस है वो साल के हिसाब से मूव हुआ है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरी है कि रेशियो ऑफ रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी से जीडीपी डिफ्लेटर निकलता है, ये उल्टा दिया गया है। नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से डिवाइड करेंगे रेशो में तो जीडीपी डिफ्लेटर निकलेगा, यानी कि स्टेटमेंट 1 इसमें यहाँ सही है और स्टेटमेंट 2 यहाँ पे गलत है। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 ये बोलता है कि व्यापारिक बैंकों के द्वारा साख निर्माण के विषय में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला ऑप्शन है व्यापारिक बैंकों के लिए न्यूनतम वैधानिक नगद आरक्षित आवश्यकता को कम करके केंद्रीय बैंक देश में साख निर्माण क्षमता को बढ़ाता है। दूसरा, यदि बैंक अपने ग्राहकों की नकदी की मांग को संतुष्ट करने के लिए अतिरिक्त नकदी रखते हैं तो यह बैंक की साख की निर्माण क्षमता को बढ़ाता है। तीसरा ऑप्शन है, तीसरी स्टेटमेंट है यदि जनता बैंकों के द्वारा दिए गए ऋणों का एक बड़ा हिस्सा नकद के रूप में निकाल लेती है तो इससे बैंकों की साख की निर्माण क्षमता कम हो जाएगी। इसके अंदर जो स्टेटमेंट 1 और सी बिल्कुल ठीक है, स्टेटमेंट 2 गलत है। स्टेटमेंट 1 बोलती है कि अगर हम लीगल कैश रिजर्व रेशो CRR को कम कर देते हैं तो ऐसा करने से बैंकों के पास लोन देने के लिए ज़्यादा धन होगा, और अगर वो ज़्यादा लोन घुमाएंगे मार्केट में तो इससे जो बैंकों की साख है यानी कि जो कैपेसिटी टू क्रिएट क्रेडिट है वो कंट्री में बढ़ेगी, बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट बोलती है कि यदि बैंक जो है ज़्यादा मात्रा में CRR को अपने लिए रखता है तो इसकी वजह से क्रेडिट क्रिएशन बढ़ेगा। अगर बैंक ज़्यादा CRR को अपने पास रखेगा, जो भी 4% है, अगर वो 40% रखना शुरू कर दे तो बैंकों के पास लोन में घुमाने के लिए 100 में से 60 रुपये बचेंगे, बजाय अब जो 96 बच रहे हैं, तो इससे साख जो है वो कम होगी। तो स्टेटमेंट बी गलत है। तीसरा है यदि पब्लिक जो है बैंकों में से अपना पैसा निकालना शुरू कर दे तो इसकी वजह से जो है क्रेडिट क्रिएशन डिक्रीज होगा। बिल्कुल, अगर बैंकों के पास लोन में देने के लिए पैसा नहीं होगा तो क्रेडिट क्रिएशन नहीं होगी। तो स्टेटमेंट 1 और सी इसका ठीक है, बी गलत है। तो इसका ऑप्शन सी होगा, तीसरे का ऑप्शन सी। अच्छा, हम बात कर रहे हैं सेट ए है, जिस क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं ये आपके एसएसटी का सेट ए का प्रश्न पत्र है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। विच ऑफ द, ये बोल रहा है कि मांग की कीमत लोच के विषय में कौन सा कथन सही है। पहली स्टेटमेंट है सीधी मांग रेखा वाले मांग वक्र के मध्य बिंदु पर कीमत लोच 1 के बराबर होती है, यानी कि एट द मिडल पॉइंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व प्राइस इलास्टिसिटी विल बी इक्वल टू 1, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। दूसरा, सीधी रेखा वाले मांग वक्र पर मध्य बिंदु के ऊपर आने वाली किसी भी बिंदु पर कीमत लोच इकाई से कम होगी। एनी पॉइंट विच लाइज अबव द मिडल पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व प्राइस इलास्टिसिटी विल बी लेस देन यूनिटी, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा, सीधी मांग रेखा वाले वक्र पर मध्य बिंदु के नीचे आने वाली किसी भी बिंदु पर कीमत लोच इकाई से अधिक होगी, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो यानी कि इसकी तीनों स्टेटमेंट ठीक है, तो इसका सरकारी ऑप्शन हुआ, यानी कि ए, बी और सी सभी ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 ये बोलता है कि मुद्रास्फीति अंतराल की अवधारणा के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
यानी कि इन्फ्लेशनरी गैप के बारे में पूछ रहा है। यह अवधारणा कीन्स के द्वारा प्रतिपादित की गई, जे.एम. कीन्स के द्वारा। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, ये तब पैदा होती है जब उपभोग और निवेश व्यय एक साथ पूर्ण रोजगार वाले सकल राष्ट्रीय उत्पाद स्तर से अधिक होते हैं, यानी कि इट अराइज व्हेन द कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग टुगेदर आर ग्रेटर देन द फुल एम्प्लॉयमेंट ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट लेवल, यानी कि जब जीडीपी लेवल के ऊपर किसी भी स्टेट इकोनॉमी के अंदर पूरी एम्प्लॉयमेंट है, पूरा रोजगार है, और उस रोजगार से जो भी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो ये पैदा होगी। स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो 1 और B दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मीडियन, यानी कि माध्यिका के संबंध में कथनों पर विचार करना है। माध्यिका चरम मानों से प्रभावित होती है। एक्सट्रीम वैल्यू अफेक्ट द मीडियन, ये स्टेटमेंट गलत है। एक्सट्रीम वैल्यू से मीन प्रभावित होता है, माध्यिका प्रभावित नहीं होती। दूसरा, यह स्थिति है औसत है और इसका मूल्य प्रत्येक अवलोकन द्वारा निर्धारित नहीं होता, बिल्कुल सही है। इट इज़ पोजिशनल एवरेज, इट्स वैल्यू इज नॉट डिटरमाइंड बाय ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन। पहली स्टेटमेंट जो है वो गलत है, दूसरी स्टेटमेंट ठीक है। तो जो छठा है इसका आंसर होगा आपका बी। तीसरा देखते हैं कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, आय में वृद्धि तटस्थता वक्र के बाहर की ओर विवर्तित होने का कारण बनती है, और जिस बिंदु पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर कीमत अनुपात से अधिक हो, इष्टतम बिंदु नहीं हो सकता। ये बोलता है कि एन इंक्रीज इन इनकम कोज एन आउटवर्ड शिफ्ट ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। दूसरी बात करते हैं, पॉइंट एट विच द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज ग्रेटर देन प्राइस रेशियो कैन नॉट बी द ऑप्टिमम पॉइंट। ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसका आंसर होता है, पहला स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा गलत है, यानी कि 7 का आपका आंसर होता है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ये पूछ रहा है कि बजट घाटे के संबंध में कुछ कथनों का विचार करने, कुछ स्टेटमेंट दी है बजट डेफिसिट के बारे में। सरकारें आमतौर पर अपने बजट घाटे के वित्त पोषण के लिए उधार लेती हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सरकार के पास जब बजट में घाटा होता है तो वो उधार लेके इसको पूरा करती है। बजट घाटे के वित्त पोषण के लिए जनता से उधार लेना वास्तव में जनता से सरकार को क्रय शक्ति का हस्तांतरण है, यानी कि बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक टू फाइनेंस बजट डेफिसिट इज इन फैक्ट सिंपली ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर फ्रॉम पब्लिक टू द गवर्नमेंट। बिल्कुल, अगर बजट घाटे के दौरान सरकार जनता से पैसा खींच लेगी तो जनता के पास जो परचेजिंग पावर है, क्रय क्षमता है, वो घट जाएगी और वो सरकार के हाथ में चले जाएगी। तो इसके दोनों ऑप्शन ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है, ए और बी। तो इसका ऑप्शन 3 करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये बोलता है, एक अभिकथन और कारण है, आदर्शन और रीजन दिया गया है। पहला है कि बाजार पूर्ति वक्र की व्युत्पत्ति बाजार में फर्म की एक निश्चित संख्या के लिए की जाती है, यानी कि द मार्केट सप्लाई कर्व इज डेराइव्ड फॉर ए फिक्स्ड नंबर ऑफ फर्म इन द मार्केट। ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक है। दूसरा है, बाजार पूर्ति वक्र फर्मों के व्यक्तिगत पूर्ति वक्रों का क्षैतिज योग लेकर प्राप्त होता है। ये स्टेटमेंट गलत है। ये क्षैतिज नहीं, ये वर्टिकल जो है योग से बनता है। मार्केट सप्लाई कर्व इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग ए ओरिजेंटल समेशन ऑफ द इंडिविजुअल सप्लाई कर्व इन द फर्म। दूसरी स्टेटमेंट गलत है। तो इसका आंसर हुआ कि जो स्टेटमेंट ए ठीक है और आर गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसके अंदर एक सम दिया गया है जो कि CRR से संबंधित है, कैश रिजर्व रेशो से। ये बोलता है कि वाणिज्यिक बैंक ने अपनी जमाओं का 25% नगद कोष रखना होगा, यानी कि बैंक ने CRR जो है रिजर्व के रूप में 25% किया है। तो बोल रहा है अगर बैंक के अंदर 200 रुपये प्राइमरी डिपॉजिट है, प्राथमिक जमाएं हैं, तो कुल कितना सृजन होगा। इसको इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि जो भी CRR होता है, मान लीजिए इसका 25 है, तो 1 को जब हम 25 से करेंगे डिवाइड, तो ये यानी कि 100 को जब 25 से डिवाइड करते हैं तो 4 आता है, और जो ये 4 है, इस 4 को जो प्राइमरी डिपॉजिट है जो हमने शुरू में जमा किया था उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 800 बनेगा। तो इसका आंसर जो है हमें 800 देखने को मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। 10 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि 25, 29, 25 जैसे कुछ सम दी है और x है, इसका माध्य 27 दिया है। तो माध्यिका की वैल्यू इसने पूछी है। अगर हम इसको सम करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 27, यानी कि ऑप्शन बी।
11 का ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है कि व्यक्तिगत मांग वक्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जब भी अन्य बातें समान रहने पे कोई भी शर्त बदलती है तो उसी मांग वक्र के अनुदिश गति होती है, यानी कि व्हेन एनी ऑफ द सेट्रिस पैरिबस कंडीशन चेंजेस देयर इज ए मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, यानी कि ये गलत है क्योंकि ये इसकी विपरीत दिशा में जाता है। स्टेटमेंट ए गलत है। स्टेटमेंट बी के बारे में देखते हैं। मांग की मात्रा में परिवर्तन का मतलब पूरे मांग वक्र के विवर्तित होने से है। द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मीन्स शिफ्ट इन एंटायर डिमांड कर्व, ये स्टेटमेंट भी गलत है। एंटायर डिमांड कर्व जो पूरी मांग वक्र विवर्तित नहीं होती, तो इसकी स्टेटमेंट एक और स्टेटमेंट दो दोनों गलत है, तो इसका ऑप्शन होगा 4। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर 4 है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये बोलता है नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक की प्रगति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में जनसंख्या गरीबी अनुपात 2015-16 में 24.85 से घट के 2019-21 में कितना हो गया है। ये एक इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है जो कि 14.96% घट के रह चुका है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, 13 का ऑप्शन नंबर 3 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार भारत के निम्न प्रमुख कार्यक्रम में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी 2 यानी कि जीरो हंगर से रिलेटेड नहीं है। तो जीरो हंगर से रिलेटेड इसके अंदर जो है वो केसीसी नहीं है, किसान क्रेडिट कार्ड, क्योंकि ये किसानों को उनकी खेती के लिए या शॉर्ट टर्म अल्प अवधि के लिए जो ज़रूरतें हैं उसके लिए ऋण देने की बात करता है। इसका जीरो हंगर से कोई मुकाबला नहीं है। किसान संपदा योजना फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी हुई है, ये बिल्कुल सही है। दीनदयाल अंत्योदय योजना लोगों को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कम कीमत पे खाद्य उपलब्ध कराती है। और तीसरा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये भी ऑप्शन हो सकता है लेकिन फसल बीमा योजना इसके अंदर नहीं होगा, क्योंकि इसके द्वारा जो है किसानों की आय सुनिश्चित होती है और उसका बीमा होता है जो कि आपकी फूड प्रोड्यूस है। तो इसमें 14 का ऑप्शन 2 सबसे उचित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। मानव विकास सूचकांक के आविष्कार के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। लॉर्ड मेघनाथ देसाई मानव विकास सूचकांक के आविष्कार से जुड़े हैं, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यह 5 सामाजिक संकेतकों का संयुक्त सूचकांक है, ये गलत है। 5 नहीं, इसके अंदर 3 देखा जाता है, यानी कि जीवन के समय प्रत्याशा, इनकम और जो है हेल्थ इंडेक्स और एजुकेशन, जो कितने साल वो स्कूल में जा रहा है। 3 इंडेक्स नापते हैं, 5 नहीं है। तो ऑप्शन 2, 15 का ऑप्शन 2 होगा, क्योंकि ये 3 सामाजिक संकेतकों से जुड़ा हुआ है। पहली रिपोर्ट 1990 में प्रकाशित हुई, बिल्कुल ठीक है, और इसका मान 0 से 1 के बीच में होता है। बाकी स्टेटमेंट ठीक है। 15 का आंसर 2 होगा। हरित जीडीपी, ग्रीन जीडीपी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका ऑप्शन जो है अगर हम देखें तो 16 का ऑप्शन होगा आपका 2। जो भी आपकी जीडीपी है, पारंपरिक जो आपकी जीडीपी जिससे हम नापते हैं, यानी कि यह है सब्ट्रैक्टिंग कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम ट्रेडिशनल जीडीपी, यानी कि जो पारंपरिक तरीके से हम लोग जीडीपी नापते हैं उसके अंदर से अगर हम पर्यावरण को होने वाले नुकसान और प्राकृतिक जो संसाधन हैं उनकी कमी को घटा दें, जो उनका क्षरण हुआ है, तो हमें ग्रीन जीडीपी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्न में से विचार करना है। 3 स्टेटमेंट दी है। युवाओं, देश के युवाओं को एक मंच पर विभिन्न रोजगार संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने माई भारत पोर्टल जो है उसको शुरू किया है। ये स्टेटमेंट जो है एक्सट्रीम है, ठीक नहीं है। इसके अलावा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS रोजगार और बेरोजगारी पर तैयार किया गया आधिकारिक डेटा स्रोत है, स्टेटमेंट 2 बिल्कुल ठीक है। तीसरा, पीरियोडिक लेबर फोर्स जो है वो सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2015-16 से करवाया जा रहा है, ये स्टेटमेंट गलत है, 15-16 से पहले से हो रहा है। तो स्टेटमेंट 1 और C जो है इसमें ठीक नहीं है, यानी कि इसका आंसर होता है आपका 17 का 3। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे जो क्वेश्चन है वो बोलता है माइकल ओकशॉट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। माइकल ओकशॉट जो है वो राजनीतिक विज्ञान से संबंधित एक विचारक रहे हैं, उसके बारे में कुछ राय है, उसको देखते हैं। वो बोलते हैं कि राजनीति में रूढ़िवाद, परंपरावाद और व्यवहार में एक रूपता और निरंतरता का पक्षधर है, बिल्कुल ठीक। दूसरा, वह नवीन मूल्यपरक तथ्यों और नवीन प्रवृत्तियों को संख्यात्मक दृष्टि से देखता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो माइकल ओकशॉट है वो परिवर्तनवादी हैं, वो नवीन परिवर्तनों को उसका वेलकम करते हैं। वह राजनीति में मूल्यवादी परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि ये जो दूसरी स्टेटमेंट है उसी को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यानी कि जो ट्रेडिशनल को नहीं, वो व्यवहार के प्रति सशक्त। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 18 है इसका स्टेटमेंट 1 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है कि राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित लियो स्ट्रॉस के निम्न कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट है लियो स्ट्रॉस आधुनिक समय के संकट
को दूर करने के लिए शास्त्रीय राजनीति सिद्धांत के महत्व की पुष्टि करते हैं। बिल्कुल क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी को वो बैक करते हैं। दूसरा, स्ट्रोस इस प्रस्तावना से संबंधित नहीं है प्रोपोजिशन से कि सभी राजनीतिक सिद्धांत प्रकृति में वैचारिक होते हैं और जो दिए गए सामाजिक आर्थिक हित को दर्शाते हैं, क्योंकि अधिकांश राजनीतिक विचारक सामाजिक अस्तित्व में सही कर्म के सिद्धांत को समझने की भावना से प्रेरित होते हैं। बिल्कुल, जो ये आदर्शवादी एक विचारक रहे हैं, तो 19वां जो है इसकी दोनों स्टेटमेंट ठीक है। जो 19 है उसका ऑप्शन 3 हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों। 90 का 2, 90 का 3। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है कि राज्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करो। राज्य एक सार्वभौमिक परार्थवाद का रूप है। स्टेट इज ए फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल एल्ट्रिज्म। उसके बाद राज्य परम चैतन्य का मूर्त रूप है। स्टेट इज ए कंक्रीट फॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस। बिल्कुल ठीक। स्टेट इज एन एंड इन इटसेल्फ। राज्य स्वयं में एक साध्य है। राज्य अधिकार, आज़ादी और कल्याण की समेकित पूर्णता है। स्टेट इज द कोहेरेंट होल ऑफ राइट, फ्रीडम एंड वेलफेयर। ये सभी स्टेटमेंट ठीक है। तो जो 20 है उसका ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। जीन बोंदा के संप्रभुता के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि जो जीन बोंदा ने सोवरेनिटी के बारे में जो भी बात कही है उसके बारे में देखना है। जीन बोंदा का बुनियादी विचार ये है कि यह एक केंद्रीय प्राधिकारी के पास असीमित शक्ति होनी चाहिए। यानी कि जीन बोंदा's बेसिक थीसिस इज दैट ए सेंट्रल अथॉरिटी शुड wield अनलिमिटेड पावर। यानी कि ये बात बिल्कुल ठीक है। जीन बोंदा ने फ्रांस को अव्यवस्था से निकालने के लिए केंद्रीकृत प्राधिकारी का समर्थन किया। बिल्कुल ठीक। तीसरा, जीन बोंदा यह स्वीकारते हैं कि एक और ईश्वर और प्रकृति के कानून, दूसरी ओर प्रथागत कानूनों से संप्रभु की शक्ति समाप्त होगी, सीमित होगी। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, यानी कि जीन इसके अंदर जो है ऑप्शन 4 ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 22। किस विद्वान ने आलोचनात्मक विमर्श विश्लेषण विकसित किया जिसका उद्देश्य भाषाई विश्लेषण को शक्ति और राजनीति के विश्लेषण के साथ संतुष्ट करना है? इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 2 नॉर्मन फेयरक्लॉग है। 22 का ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 23। निम्न विद्वानों में से किसने इक्वालिटी का विचार प्रस्तुत किया था? इक्वालिटी का विचार देने वाले बेल्बर है, जो ऑप्शन 2 में है, ईटेन बेल्बर, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है निम्न में से किस सदस्य ने भारत की संविधान सभा में उपराष्ट्रपति के पद पर चर्चा के दौरान यह संशोधन प्रस्तुत किया था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रपति के साथ और उसी तरीके से किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 के.टी. शाह। ऑप्शन 3 है इसमें, यानी कि के.टी. शाह ने इसके लिए प्रपोजल डाला था, जिसको अन्य संविधान सभा के मेंबर से, खासकर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने उसको स्वीकार नहीं किया। क्वेश्चन 25। जब सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति से किसी लोक सेवा आयोग के सदस्य को कदाचार के आधार पर हटाने की जांच के लिए संदर्भ रेफरेंस प्राप्त होता है, तो सुप्रीम कोर्ट इस उद्देश्य की प्रक्रिया के तहत भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निर्धारित की गई है? यानी कि सुप्रीम जो इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर के तहत जो भी जांच सुप्रीम कोर्ट करता है किसी पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर की, तो वह संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? तो वो अनुच्छेद 317(1) के तहत है। यानी कि क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो 1 होगा, 317(a). निम्न में से किसने शक्ति का आधार पराक्रम को माना है? ये वो माना है लॉर्ड एक्टन ने। 26 का बी, लॉर्ड एक्टन जो है वो मानते हैं कि माइट एज द बेसिस ऑफ पावर। क्वेश्चन 27। शब्दावली संसद द्वारा बनाई गई विधि या उसके अधीन निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में अंत स्थापित किया गया था? इसका आंसर होगा 24, ऑप्शन नंबर 2। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत और कुल सदस्य के अतिरिक्त कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुसमर्थन की आवश्यकता है? क्वेश्चन नंबर 28। इसका आंसर होगा आपका अनुच्छेद 279(1). स्टेटमेंट 1 ठीक है, स्टेटमेंट 2 भी ठीक है, स्टेटमेंट 3 गलत है और स्टेटमेंट 4 ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 51(a) के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक का अनिवार्य कर्तव्य नहीं बताया गया है? 29 इसमें होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 30।
राज्य वित्त आयोग के बारे में स्टेटमेंट दी गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 जय यानी कि 243 आई के तहत नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा हेतु राज्यपाल द्वारा एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है, यानी कि स्टेटमेंट एक बिल्कुल ठीक है। वित्त आयोग राज्य सरकार को अपनी सिफारिश करता है और राज्य सरकार इस सिफारिश को संसद के सम्मुख पेश करती है। स्टेटमेंट 2 गलत है, स्टेटमेंट 1 ठीक रहेगा, क्योंकि ये सिफारिश जो है वो राज्य विधानमंडल में होती है और राज्य इसके ऊपर एक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत के संविधान के अनुसार भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा केवल लोकसभा के महासचिव को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है। लोक संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्यों के लिए मतपत्र गुलाबी होते हैं, ये स्टेटमेंट भी ठीक है, और क्योंकि मतपत्र जो है वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं। निर्वाचकों को अपनी स्वतंत्र इच्छा और पसंद के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने या ना देने की स्वतंत्रता, इसलिए राजनीतिक दल कोई निर्देश या व्हिप जारी नहीं कर सकते। ये स्टेटमेंट सॉरी हमने देखा कि हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं है, यानी कि तीसरा स्टेटमेंट ठीक है, व्हिप जारी नहीं कर सकते, तो तीसरा तो ऑप्शन में हो नहीं सकता, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 बचता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन बोलता है कि जो भी घटनाएं हैं उनको उसके वर्ष के साथ मिलाना है। सबसे पहले एफ्रो एशियन जो सम्मेलन है वो होता है 1955 में, और ऐसा ऑप्शन सिर्फ ऑप्शन 2 है, तो इसका आंसर ऑप्शन 2 होगा 32 का। 33, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव राज्य के यात्रा से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं। सबसे पहले मालदीव को 4850 करोड़ रुपए की ऋण सहायता के लिए समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो कि बिल्कुल ठीक है। भारत मालदीव FTA के विचारार्थ विषय पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जी नहीं, इस समझौते के अंदर जो है मालदीव के साथ FTA के ऊपर कोई भी समझौता नहीं किया गया, तो स्टेटमेंट 2 गलत हो जाता है। इस हिसाब से इसके अंदर ऑप्शन 2 बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34, UNO की कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया गया है कि बताओ कौन सा अपने हिसाब से सही जगह पे नहीं है। FAO, जो FAO है वो रोम के अंदर है, तो स्टेटमेंट 1 गलत होता है सीधा। FAO यूरोप के अंदर है, अमेरिका में नहीं है। बाकी WIPO ये जेनेवा में है, ICAO मॉन्ट्रियल में है, और IMO लंदन में है, ये चीज़ें ठीक है, लेकिन FAO वाशिंगटन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, इसके अंदर कुछ सैन्य अभ्यास दिए हैं और किस देश के साथ किए हैं उसका नाम दिया गया है। सबसे पहला स्लाइनेक्स जो है ये श्रीलंका और इंडिया का है। उसके बाद हैंड इन हैंड ये भारत और चाइना का है। एक्वेरीन ये भारत और मालदीव का है, और लामितिये जो है वो भारत और सेशेल्स का है। तो जो आपका इसके हिसाब से 35 है, इसका आंसर बनता है ऑप्शन C। क्वेश्चन नंबर 36, किसने समाजशास्त्र को 2 प्रमुख भागों क्रमबद्ध और सामान्य समाजशास्त्र यानी कि मेजर सेक्शन और सिस्टमैटिक और जनरल सोशियोलॉजी के अंदर बांटा है? तो वो कार्ल मानहीम है, ऑप्शन 1। तो कार्ल मार्क्स है वो समाजशास्त्र से को उन्होंने प्रोलिटरेट और बर्गियस 2 में बांटा था। रॉबर्ट ब्रिस्टेड ने अपनी किस पुस्तक में समाजशास्त्र की विशेषताओं का उल्लेख किया है? तो इसका आंसर होगा द सोशल ऑर्डर, ऑप्शन नंबर 1। 37 का ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, निम्न किसने कहा समाजशास्त्र से समाज जो है संघर्ष से कटा हुआ एक सहयोग है? ये कहा है मैकाइवर एंड पेज ने। 38 का ऑप्शन 4, किस वर्ष में भारतीय शांति सेना ने दक्षिणी सूडान में UN मिशन में कार्य करना प्रारंभ किया था? इसका आंसर है 2012, ऑप्शन 3। 39 का ऑप्शन 3 है। क्वेश्चन नंबर 40, परिस्थिति के भेद को संदर्भित करने के लिए प्रदत्त और अर्जित की अवधारणा का उपयोग किसने किया? हु यूज द कंसेप्ट ऑफ एस्क्राइब्ड एंड अचीव्ड टू रेफर टू द डिस्टिंक्शन ऑफ स्टेट्यूसेस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है आपका R लिंटन ने इसके लिए उपयोग किया था प्रदत्त और अर्जित शब्द का। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के समर्थक नहीं है? यानी कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द सपोर्टर ऑफ साइक्लिकल थ्योरी ऑफ सोशल चेंज? इसका है R डेरेनहोफ, ऑप्शन 3। क्वेश्चन 42, वर्ग चेतना की अवधारणा किससे संबंधित है? तो वर्ग चेतना की संभावना जो है वो कार्ल मार्क्स लेके आए थे,
क्लास कॉन्शियसनेस की बात की। जाति की उत्पत्ति का प्रजाति सिद्धांत किसने दिया? ये दिया है रिजले ने। 42 का डी और 43 का ए। 44 के अंदर इसने पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चार्ल्स एलवुड, वर्टिकल ग्रुप, ये इससे संबंधित नहीं है। 44 का ऑप्शन ए रहेगा। बाकी तीनों सही सुमेलित हैं, करेक्टली मैच किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 45, टी के ओमान ने सांप्रदायिकता के किस आयाम का सुझाव नहीं दिया था? तो उन्होंने जो है वो नॉन वेलफेयरिस्ट का नहीं दिया था, इसके बजाय सिमिलेटरी, रिटेलिस्ट और सिसेशनिस्ट इन्होंने तीनों प्रकार बताए हैं। गिलिंस ने किस कारक को गरीबी के लिए प्रयुक्त प्रमुख रूप से उत्तरदायी सूचीबद्ध नहीं किया? यानी कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जो गिलिंस ने प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल नहीं बताया है पॉवर्टी के लिए? तो वो है बढ़ती हुई जनसंख्या, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। 46 का ऑप्शन है। इसके अलावा उन्होंने जो इनकैपेसिटी, अनफेवरेबल फिजिकल कंडीशन और मेल एडमिनिस्ट्रेशन को, मेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को बताया है। 47, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था? 47 का ऑप्शन 4 है 1988। किस दिन को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। जातिवाद को समाप्त करने के लिए अंतर्जातीय विवाह की ओर को किसने अधिक लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए? ये सुझाव किसने दिया था? तो ये सुझाव जो प्रसिद्ध समाजशास्त्री जीएस गुरे है, उन्होंने दिया है। क्वेश्चन नंबर 50, किस आश्रम में देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण के चुकाने की व्यवस्था होती है? तो ये आपके गृहस्थ आश्रम में है, क्योंकि जो गृहस्थ है उसी के ऊपर 3 नियम लागू होते हैं। किसके अनुसार धर्म क्रिया का ही तरीका है और साथ ही विश्वासों की व्यवस्था भी? धर्म एक समाज शास्त्रीय घटना के साथ साथ व्यक्तिगत अनुभव भी है। अकॉर्डिंग टू हुम रिलीजन इज ए मोड ऑफ एक्शन एज वेल एज सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड ए सोशियोलॉजिकल फिनोमिना एज वेल एज पर्सनल एक्सपीरियंस। 51 इसका आंसर रहेगा आपका बी। ये दुर्खिम ने बात कही थी। क्वेश्चन 52, पीएन प्रभु के अनुसार, यानी कि कुछ सूचियां दी गई है उसको मिलाना है। 52 के लिए आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि जो धर्म है वो नैतिकता से जुड़ा हुआ है, अर्थ आपकी संपदा से है, काम आपकी इच्छाओं से और मोक्ष मुक्ति से है। 53, किस वर्ण को जो है ट्वाइंस बोर्न यानी कि द्विज नहीं माना जाता? तो शूद्रों को द्विज नहीं माना जाता, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 54, किसने परिभाषित किया कि परिवार बच्चों की उत्पत्ति और पालन पोषण की व्यवस्था करने हेतु पर्याप्त रूप से निश्चित और स्थायी यौन संबंध से परिभाषित एक समूह है? ये देने वाले मैकाइवर एंड पेज थे। इनसे 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। लोक प्रशासन को सरकार के क्या और कैसे के रूप में किसने परिभाषित किया है? ये करने वाले आपके मार्शल ई डिमोक है। क्वेश्चन नंबर 56, लोक प्रशासन के लिए लोकस और फोकस के सिद्धांत की रचना किसने की थी? ये हर्बर्ट साइमन ने की है। ये किसने परिभाषित किया कि विवाह स्त्रियों और पुरुषों को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करवाने वाली एक संस्था है? ये देने वाले ई बोगार्ड्स, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 58, प्रशासन का कार्य कार्यों को पूरा करना है और निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति करना है। ये किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? ये लोक प्रशासन का मैनेजेरियल यानी कि प्रबंधकीय दृष्टिकोण को दर्शाता है, मैनेजमेंट से संबंधित। मैक्स वेबर ने प्राधिकार के यानी कि अथॉरिटी के कितने टाइप बताए हैं? तो मैक्स वेबर ने इसके 3 प्रकार बताए हैं। नेक्स्ट, गैंग प्लैंक की अवधारणा का सुझाव किसने दिया है? तो गैंग प्लैंक की अवधारणा का सुधार जो है वो हेनरी फेयल ने दिया है। मिनोब्रुक सम्मेलन 3 के अनुसार सरकारी संस्थानों के बीच जो समन्वय की दूरी करने के लिए, जो कोऑर्डिनेशन कमी है उसको दूर करने के लिए किस संकल्पना की व्यवस्था की गई थी? तो ये इंटरऑपरेबिलिटी थी, 61 का बी। 63, फेयोल के द्वारा दी गई प्रबंधकीय गतिविधियों के लिए POCCC में जो तीसरा सी है उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है कोऑर्डिनेशन। अभिप्रेरणा की ERG विचारधारा जो है वो किसने प्रस्तुत की है? वो क्लेटन एल्डरफर के द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 64, किसने वर्क एंड मोटिवेशन बुक के लेखक कौन है? इसके लेखक जो है वो विक्टर एच ब्रूम है। 65, नियंत्रण के क्षेत्र को निर्धारित करने वाले कारक कौन से हैं? कार्य, व्यक्तित्व, समय और स्थान, ये सभी है, इनके सरकारी, ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 सभी। 66, हर्बर्ट ए साइमन ने निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में कौन सा चरण शामिल नहीं किया है? तो ये है शोध।
रिसर्च प्रोसेस। 67 संचार के किस प्रतिमान में पहली बार शोर की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था? तो ये शैनन वीवर मॉडल था। 67 का सी। 68 निम्न में से कौन सा एक प्रमुख क्षेत्र प्रथम प्रशासनिक सुधार के प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं था? 68 का है आपका सी, हायर एजुकेशन। निम्न में से कौन सा जे.बी. वॉटसन द्वारा प्रबंधन और नेतृत्व के मध्य अंतर की व्याख्या हेतु बताए गए 7S में से नहीं है? 69 इसका आंसर है आपका बी, सिलेक्शन इसके अंदर नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 70, सेकंड ARC ने अपने किस प्रतिवेदन में ई गवर्नेंस की अवधारणात्मक संरचना और ई गवर्नेंस योजना के साथ ज्ञान प्रबंधन का विवेचन किया है? इसके अंदर आएगा आपका 12वें प्रतिवेदन, 12th रिपोर्ट। RTI अधिनियम की कौन सी धारा सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा स्वतः प्रकटीकरण को अनिवार्य बनाती है? तो इसके लिए आपका आंसर होगा 4, 1B, ऑप्शन 3। पहले ARC ने अपनी प्रथम रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की सिफारिश की थी। 72 इसके लिए आपका आंसर है 3, नागरिकों की शिकायत के निवारण और समस्याओं पर निपटने ताकि भ्रष्टाचार से संबंधित मामले निपटाए जा सके, ऑप्शन 3। लोकपाल के पद के सृजन की प्रथम संस्तुति किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी आपके प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा 1966-77, फर्स्ट ARC। 74 रित नहीं है। रित क्या नहीं है? रित जो है वो वैधानिक नियम नहीं है, लेजिस्लेटिव लॉ नहीं है, बिल्कुल अलंघनीय है, सार्वभौमिक नियम है, शाश्वत नियम है, लेकिन लेजिस्लेशन के द्वारा बनाया गया नहीं, प्रकृति का बनाया नियम है। ऋण त्रय की प्राचीन अवधारणा के अनुसार ऋण निश्चित कर्तव्य लागू करते हैं, बिल्कुल, जो व्यक्ति को अपने जीवन में पूरे करने होते हैं। विधिक कार्रवाई संभव नहीं। अपर ब्रह्म क्या है? 76 अपर ब्रह्म जो है वो आपका सविशेष है, डेटर्मिनेट है। गीता के निष्काम कर्म से क्या अभिप्राय है? इससे अभिप्राय है कर्मफल की इच्छा का त्याग, ऑप्शन 3 करेक्ट। ब्रह्मांड की उत्पत्ति विषय नासदीय सूक्त कहाँ मिलता है? ये में मिलता है वेदों में। 79 निर्वाण प्राप्ति में बौद्ध के अष्टांग मार्ग के अंदर शामिल क्या नहीं है? भक्ति शामिल नहीं है। गांधी दर्शन के बारे में क्या सही है? तो गांधी दर्शन के बारे में सही है कि अहिंसा सत्याग्रह की पूर्व मान्यता है, बिल्कुल, अहिंसा के बिना जो है सत्याग्रह नहीं किया जा सकता। सुकरात की मुख्य पद्धति किस पे निर्भर करती है? यानी कि व्याख्यान, कथावाचन या द्वंद्वात्मक प्रश्न प्रणाली? इसका आंसर है डायलैक्टिकल क्वेश्चन, यानी कि द्वंद्वात्मक शासन प्रणाली के द्वारा को निष्कर्ष में बिलीफ रखते हैं। जैन दर्शन के अनुसार जब कर्म पुद्गल आत्मा की ओर प्रभावित होने लगते हैं तो इसे क्या कहता है? तो इसको कहा जाता है आश्रव। 82 का ए। निम्न में से किस दार्शनिक ने सुख कलन सिद्धांत दिया था, यानी कि एडोनिस्टिक कैलकुलस दिया था? ये देने वाले थे आपके बेंथम। गुणात्मक उपयोगितावाद के प्रवर्तक कौन हैं? क्वालिटेटिव यूटिलिटेरियन J.S. मिल्स ने दिया था, जिन्होंने बेंथम की थ्योरी में सुझाव दिए, रिफॉर्म लेके आए थे। कांट के अनुसार कौन सी नैतिकता की पूर्व मान्यता नहीं है? तो इसमें है मनुष्य की भावनात्मक प्रवृत्ति, क्योंकि वो मनुष्य की भावनात्मक प्रवृत्ति के खिलाफ है, वो मनुष्य को रेशनल होने के लिए जोर देते हैं। संकल्प की स्वतंत्रता किससे असंगत है? भाग्यवाद से, बिल्कुल ठीक, क्योंकि संकल्प अगर भाग्यवाद में विश्वास करता है वो व्यक्ति संकल्प नहीं कर सकता किसी भी बेहतर कार्य के लिए। 87 निम्न में से कौन सदेह विधि से संबंधित है? इसमें डेस्कार्टे, मेथड ऑफ डाउट। बौद्धिक दायी कर्म संबंधित है, इंटेलेक्चुअल मिडवाइफरी इज एसोसिएटेड विद, इसमें है आपका सुकरात। सभी मनुष्यों की नित्य, निष्क्रिय, अचल और अपरिवर्तनीय आत्मा खालिस्तान पुरुष है, तो ये आपका अक्षर पुरुष है जिसका कभी विनाश या शरण नहीं हो सकता। नीचे दिए सामाजिक प्रकृति के विज्ञान की प्रकृति के बारे में कथन दिए गए हैं। स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट है कि सामाजिक विज्ञान विषय कई सामाजिक विज्ञानों से अपनी विषय वस्तु लेता है, बिल्कुल सही है। सामाजिक विज्ञान विषय मनुष्यों और दूसरे मनुष्यों के साथ संबंध और पर्यावरण से संबंधित है, यानी कि इसके दोनों कथन सत्य है, इसका ऑप्शन 1 है। 91 दंड के प्रतिरोधात्मक सिद्धांत का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका मुख्य लक्ष्य अपराधी और अन्य व्यक्तियों को अपराध करने से हतोत्साहित करना, उसको डिसएसोसिएट करना है, उसको रोकना है, डिस्करेज करना है।
92 निम्न में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान विषय के सहसंबंध के विषय में सही नहीं है। इसके अंदर जो है यह तथ्यों को समझना आसान करता है, बिल्कुल ठीक है। यह ज्ञान के विखंडन का बोध कराता है, बिल्कुल गलत। ये पाठ्यक्रम के भार को कम करता है, ठीक है। और यह ज्ञान को व्यवहारिक रूप देता है, ये भी ठीक है। यानी कि 92 का ऑप्शन बी। यदि एक शिक्षक उपभोक्ता जागरूक विषय को अर्थशास्त्र, गणित और भाषा की अवधारणा से जोड़कर पढ़ाता है तो वह सहसंबंध का कौन सा उपागम लागू कर रहा है। यह है अंतर्विषयक संबंध, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, जिसमें कई विषय संबंधित है। एक सामाजिक प्राणी की कक्षा में, विज्ञान की कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों में प्रजातांत्रिक मूल्यों की अवधारणा बन रही है। ब्लूम वर्गीकरण के अनुसार निम्न प्रक्रिया में से कौन से उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई है। इसका है 94 का ऑप्शन रहेगा बी, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है 95। ये बोलता है निम्न में से कौन सा समस्या समाधान विधि का एक लाभ नहीं है। इसमें बहुत अधिक संदर्भ सामग्री, पुस्तकालय, संग्रहालय, विभिन्न प्रकार के सूचना केंद्रों की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत कम एसेट्स की जरूरत पड़ती है, बहुत कम इक्विपमेंट से आप इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। 96 सामाजिक विज्ञान के शिक्षण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि के विभिन्न रूपों में औपचारिक वर्ग योजना की निम्न में से कौन सी विशेषताएं नहीं है। 96 इसके लिए आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए और बी। ऑप्शन सी और डी गलत है, क्योंकि इसमें विद्यार्थी निर्धारित समस्याओं पर चर्चा नहीं करते हैं और विद्यार्थी निश्चित नियमों के अनुरूप कार्रवाई करते हैं, ऐसा भी नहीं है। एडगर डेल के अनुभव का शंकु यानी कि कोन ऑफ एक्सपीरियंस के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण सहायक सामग्री के संबंध में सही है। इसके लिए आपका ऑप्शन रहने वाला ऑप्शन सी, अवास्तविक अनुभव नाटक के अनुभवों से अधिक प्रभावी है। 98 जो है एक अध्यापक सरकारी निकायों की आंतरिक संरचना को स्पष्ट करने की योजना बना रहा है, उसे अनुदेशन सहायक सामग्री के रूप में चार्ट में कौन सा प्रयोग करना चाहिए। इसमें संगठनात्मक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर उसको शो करना होगा। जब एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक विद्यार्थियों से प्रदूषण नियंत्रण के समाधान खोजने के लिए कहता है तो विद्यार्थी सुझाव देते हैं और शिक्षक शाम पर ब्लैक बोर्ड पर सूची बनाता है और फिर प्रदूषण नियंत्रण के महत्व पर जोर देते हुए सभी तर्कों का सारांश देता है। यह पढ़ाने की विधि कौन सी है। इसके लिए आपका आंसर रहेगा बी, मस्तिष्क उद्वेलन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, जिसमें विद्यार्थी अपने ब्रेनस्टॉर्म करके सजेशन प्रस्तुत करता है। नंबर 100 सामाजिक विज्ञान शिक्षा में शिक्षक में मानवीय गुणों की आवश्यकता क्यों होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विद्यार्थियों में अंतर्राष्ट्रीय समझ और विश्व बंधुता की समझ विकसित करने में सहायता करने के लिए। 101 सामाजिक विज्ञान का निम्नलिखित शिक्षण अधिगम सामग्रियों का उनके उद्देश्य से मिलान करना है। 101 तो इसमें जो है आपका ऑप्शन बी रहेगा। जो ग्लोब है वो भूमि की स्थिति को दर्शाएगा, जो प्रतिमान है वो बड़ी वस्तुओं को छोटे आकार में दर्शाएगा, वृत्त आरेख है वो संपूर्ण वस्तु के घटक को दर्शाएगा और कालक्रमिक चार्ट है घटनाओं का समय के साथ संदर्भ बताएगा। 102 माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के लिए NCF 2005 के द्वारा किसकी अनुशंसा नहीं की गई थी। 102 इसने विश्व के इतिहास के स्थान पर भारत के इतिहास को पढ़ाया जाए, अनुशंसा नहीं की, ऑप्शन बी। 103 निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की इकाई योजना का एक मूल घटक नहीं है। ये है इसमें प्रस्तावना प्रश्नों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। 104 सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या भूतकाल और वर्तमान के साथ सह संबंधित होनी चाहिए, जो बच्चों को पर्यावरण के संबंध में समझने में समर्थ बनाएगी। और पाठ्यचर्या निर्माण का यह सिद्धांत प्रत्यक्ष में से किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका एकीकरण, इंटीग्रेशन से। 105 कौन सा पाठ योजना की हबर्ट पंच पद प्रणाली से संबंधित नहीं है। यह है रिपोर्टिंग। ऑप्शन 4 कौन सा प्रश्न संज्ञानात्मक क्षेत्र के अवबोध उद्देश्यों की प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु उपयुक्त नहीं है। इसमें है प्रत्यभिज्ञान प्रश्न, रिकॉग्निशन क्वेश्चन। 107 कौन सा कथन इकाई योजना के संबंध में सही नहीं है, यानी कि इसमें आपको 4 स्टेटमेंट दी गई है, इसके अंदर आपको ठीक बतानी है। इसके अंदर जो है यह व्यवहारवाद के सिद्धांतों पर आधारित है, बिल्कुल ठीक। यह इकाई के भीतर अवधारणाएं एक दूसरे से संबंधित है, ये सही नहीं है, ये गलत है। स्किनर की अवधारणा है कि यदि विषय वस्तु समग्र रूप से प्रदान की जाती है तो विद्यार्थी बेहतर जानते हैं, ठीक है। और पाठ योजना की इकाई योजना का आधार बनती है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी को छोड़ के सभी ठीक है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 2। 108 कौन सा आकलन अभिकल्प में ब्लूप्रिंट के अनुप्रयोग का एक उदाहरण है, तो यह उदाहरण है प्रत्येक प्रश्न को शिक्षण उद्देश्यों और विषय वस्तु से जोड़ना।
परीक्षण पदों के विषय में कौन सा कथन सही है? 109। इसके अंदर 4 स्टेटमेंट दी गई है। इसके अंदर जो सबसे पहली स्टेटमेंट है वो आपकी ठीक है। विश्वसनीयता सूचकांक का अनुमान लगाना निबंधात्मक परीक्षण प्रकार के परीक्षणों में कठिन है। 110। निम्न में से कौन सी मूल्यांकन प्रविधि भावनात्मक उद्देश्यों के मूल्यांकन के लिए उचित नहीं है? तो प्रायोगिक परीक्षा, क्योंकि इसमें इमोशनल वैल्यू है, अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव के लिए ठीक नहीं मानी जाती। 111। कौन सा कथन सही है? इसके अंदर आपसे पूछा गया है कि पुरंदर ऋग्वैदिक देवता नहीं है। बिल्कुल ये ऑप्शन, ये स्टेटमेंट जो गलत है और यही इसने पूछी है। पुरंदर बिल्कुल ऋग्वैदिक कालीन देवता है जो किलों को ढाने के लिए प्रयोग किया जाता था, यानी कि उसका काम था। 112। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा तथ्य असत्य है? बौद्ध धर्म के बारे में 4 स्टेटमेंट दी गई है। इसके बारे में जो है स्टेटमेंट आपकी सी गलत है। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद उरुवेला में प्रथम बार दुख और दुख के कारण और समापन से संबंधित उपदेश दिया, क्योंकि उसने पहला उपदेश जो है धर्म चक्र परिवर्तन में उन 5 साथी सन्यासियों को दिया था। 112 का आंसर 3 है। निम्न में से लकड़ी की पेटी पर रख के दफनाया गया शव जो है वो किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुआ है? ये जो है आपको हड़प्पा से मिला है। क्वेश्चन नंबर 100। बौद्ध धर्म ग्रंथों के अनुसार अशोक का प्रधानमंत्री यानी कि अग्रमात्य कौन था? प्राइम मिनिस्टर उसका राजगुप्त दिया गया है। अमरावती स्तूप के संबंध में निम्न कथनों को पढ़िए। स्तूप में आयक स्तंभ लगाए गए हैं, यानी कि आयक पिलर वर इंस्टॉल इन द स्तूप। स्तूप का गुंबद जो है अंड संगमरमर से अलंकृत था। इसके लिए जो आपकी दोनों स्टेटमेंट ठीक है। 116। वराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ जो है जातक स्कंद में नहीं है? ये वृहत संहिता है। जैन धर्म में बौद्धिक सहिष्णुता दर्शाने वाला कौन सा एक सिद्धांत है? इसे सयादवाद है, अनेकतावाद, यानी कि जो बताता है कि सत्य के अनेक रूप है और हर रूप में हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। 118। निम्न में से कौन सा गलत युगम है? काबुली बाग मस्जिद, ये पानीपत में। 118। नगीना आगरा किला। काबुली बाग मस्जिद इसका आंसर होगा। शिवाजी की उपलब्धियों और उसके संबंध में वर्षों से मिलान करना है। इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। सूरत की दूसरी लूट 75, पनाला पे सूरत की दूसरी लूट 70, पनाला 75। 120। चैतन्य के जीवन और दार्शनिक विचारों का उल्लेख करने वाले चैतन्य चरितामृत काव्य के रचनाकार कौन हैं? ये हैं मुरारी गुप्त। कांग्रेस ने प्रथम बार शव शासन की मांग को अपने प्रस्ताव में किस अधिवेशन में पारित किया था? ये किया था कलकत्ता अधिवेशन 1906, बंगाल मूवमेंट के दौरान, स्वदेशी मूवमेंट के समय में। निम्न में से कौन सा असहयोग आंदोलन का एक भाग नहीं है? इसका भाग नहीं है ऑप्शन नंबर 3, नमक कर का भुगतान। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय की बात है। 123। 1857 की क्रांति में अवध के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यह 3 नवंबर 1857 को भारत में कंपनी सेना का मुख्य सेनापति जेम्स आउटरम को बनाया गया। नहीं, ये लॉर्ड कैनिंग थे। निम्न में से किस क्रांतिकारी ने लाहौर जेल में भूख हड़ताल की और अंततः सितंबर 1929 में उनकी मृत्यु हो जाती है? तो ये थे जतिन दास गुप्ता। 125। चटगांग आर्मरी रोड रेड में कौन उससे संबंधित थे? इसमें संबंधित थे आपके प्रीतिलता वाडेकर, कल्पना दत्त, शांति घोष और वीणा दास जो है ये गवर्नर कांड में थी जहाँ उन्होंने गवर्नर को पास से गोली मारी थी। तो इसका ऑप्शन 1 होगा, 1 और 3। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का रोष, इस आंदोलन ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। पूंजीपति वर्ग और उद्योगपति सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल नहीं हुए। इसमें जो है स्टेटमेंट ए, बी और सी है। हालांकि सी के बारे में भी संदेह है। इसमें स्टेटमेंट ए और बी बिल्कुल एब्सोल्यूट करेक्ट है। सी के बारे में संदेह है, यानी कि इसका ए भी हो सकता है और सी भी, क्योंकि 1919 के असहयोग आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था।
लेकिन इस बार जो है उनकी पार्टिसिपेशन बड़े वाइडर लेवल पे थी, मास लेवल पे थी। तो इसका 1 और 3 दोनों में हो सकता है। 127 अमेरिका में बोस्टन हत्याकांड निम्न में से किस अधिनियम के विरोध में हुआ था? तो ये हुआ था आपका टाउनशेंड अधिनियम के तहत, जो अनुचित कर ब्रिटिश सरकार लगा रही थी वहाँ के निवासियों पे, उसके विरोध में जो है बोस्टन हत्याकांड हुआ था। इसको बोस्टन टी पार्टी भी बोलते हैं, जिसके बाद अमेरिका की क्रांति की शुरुआत हुई। निम्न में से किसके नेतृत्व में मार्च 1917 में रूस में अस्थायी सरकार की स्थापना हुई? तो अस्थायी सरकार की स्थापना होती है जॉर्ज लवाव के अधीन। ये सरकार असफल रही और उसके बाद जो है अक्टूबर में फिर से क्रांति हुई व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में। 129 नक्षत्र दिवस में लगने वाला समय 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड है, क्योंकि ये चंद्रमा कैलेंडर पर आधारित है। निम्न में से कथन पे विचार सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1942 को सिंगापुर में अस्थायी सरकार की स्थापना की। ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। सुभाष चंद्र बोस की भारतीय सेना ने मोईरंग में तिरंगा झंडा फहराया, ये भी बिल्कुल ठीक है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 131 इसमें पूछा है भूकंप में जो पी वेव, एस वेव, पी स्टार, एस स्टार और पी जी और एस जी यानी कि 3 अलग अलग तरीके की जो वेव है उसके बारे में पूछा है, उनकी स्पीड के बारे में पूछा है। इसके अंदर जो है आपकी स्टेटमेंट बी और सी करेक्ट है, ऑप्शन 4 ए ठीक नहीं है। 132 इसने बोला भूमध्य रेखा सबसे लंबी अक्षांश है, बिल्कुल ठीक है। सभी अक्षांशों की लंबाई और दूरियां भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटती जाती है, राइट स्टेटमेंट। अक्षांश देशांतरों को समकोण पर काटते हैं, करेक्ट है। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश एंटार्कटिका वृत्त है, बिल्कुल ठीक। चारों ठीक है, तो ये सरकारी ऑप्शन हुआ ए बी सी डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। किलिमंजारो किस प्रकार के ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो ये जो है ज्वालामुखी अब समाप्त हो चुका है। 133 इसका आंसर होगा एक्सटिंक्ट, शांत हो चुका है। वाल एलेन विकिरण पेटी जो है ये कहाँ पे होती है? ये होती है बहिर्मंडल और चुंबकीय मंडल में। 135 मध्य सागरीय कटक मिड ओशियनिक रिज की निम्न चुंबकीय पट्टियों को उनके काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें आपका आंसर रहेगा बी, गिलबर्ट, गोस, ब्रूंस, गिलबर्ट, गोस, मटुयामा और सबसे लास्ट में ब्रूंस। 136 बर्फ के उन छोटे छोटे कणों को जो पिघलते हैं और नीचे जाते समय पुनः जम जाते हैं, हेतु प्रयुक्त शब्द क्या है? उसके लिए प्रयुक्त शब्द है सहिम वृष्टि, स्लीट। कौन से कारक गल्फ स्ट्रीम को हैटरस के पास पूर्व की ओर दिशा में धकेलता है या धकेल देते हैं? इसके अंदर है आपका वेस्टर्लीज और रोटेशन ऑफ अर्थ। अपवेलिंग फोर्स ऑफ वाटर नीचे से ऊपर लगता है, उसका दिशा निर्धारण में कोई रोल नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी होगा। अर्धदैनिक ज्वार की पुनरावृत्ति का काल होता है 12 घंटे और 36 मिनट। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि आपको स्टेटमेंट दी गई है 4 और उसमें बताना है कौन सी ठीक है और कौन सी नहीं। इसके अंदर स्टेटमेंट डी को छोड़ के बाकी स्टेटमेंट ठीक है, यानी कि जितनी दाब प्रवणता प्रेशर ग्रेडियंट अधिक होगा पवनों की दिशा उतनी ही कम विक्षेपित होगी। ये स्टेटमेंट गलत है, यानी कि 139 का ऑप्शन ए। निम्न में से किस स्थान, किस भाग और क्षेत्र में वर्षा की परिवर्तिता सबसे कम मापी जाती है? तो ये होगा 140 का डी, कोरोमंडल, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा वर्षा है वहाँ पे उसमें कम ज़्यादा होने का चांस भी कम है। निम्न में से कौन भारत का प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो गन्ना उत्पादक क्षेत्र जो महानदी घाटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोयला ज़्यादा होता है, खनन से संबंधित है। उसके बाद जहाँ भारत में जहाँ 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहाँ भारत में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो यहाँ पे पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। निम्न में से कथनों विचार कीजिए, यानी कि 4 स्टेटमेंट आपको इसमें दी गई है फिर से। 143 इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और सी, क्योंकि स्टेटमेंट जो बी है अरीके दून और नालागढ़ दून सबसे बड़े दून है, ये नहीं है, क्योंकि देहरादून सबसे बड़ा दून है। ऑप्शन नंबर डी कंचनजंगा शिखर अरुणाचल हिमालय में नहीं है, ये नेपाल हिमालय के आसपास इधर है। 144 शाहबाद उच्च भूमि में निम्न में से कौन सी भू आकृतियाँ पाई जाती हैं? इसका रहेगा आपका ऑप्शन डी, 1 और सी। निम्न में से कौन सी नदी साबरमती में उसके दाएं किनारे से आके मिलती है? इसमें आपका रहेगा ऑप्शन डी। फिर जो है कुछ स्टील प्लांट इंडिया में दिए गए हैं और उनकी लोकेशन कहाँ है इसके बारे में है। इसमें आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, क्योंकि जो विजयनगर है वो आपका कर्नाटका में है, विजाग आंध्र प्रदेश में है,
दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में और भिलाई छत्तीसगढ़ में है। निम्न में से किस जिले में राजस्थान में नगर या जनसंख्या लिंगानुपात न्यूनतम है? इसमें आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी। राष्ट्रीय आय के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 148। इसमें रहेगा ऑप्शन सी। कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द नेशनल इनकम। बिल्कुल ठीक है, कैपिटल कंजम्पशन जो है वो कैपिटल फॉर्मेशन स्थायी संपत्ति के निर्माण में उपयुक्त होता है। 149 यानी कि M0, M1, M2 टाइप ऑफ जो करेंसी सर्कुलेशन में है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके लिए आपका आंसर होगा 2। नैरो मनी वो है जो भी करेंसी जनता के पास में है, जो भी कॉइन्स और नोट जनता के पास में, उसके बाद जो भी डिमांड डिपॉजिट वो बैंक के पास है उसको घटा के, और अदर डिपॉजिट जो RBI के पास है, चाहे इसमें किसान विकास पत्र है, प्रोविडेंट फंड है, उनको जोड़ के जो बनता है वो आपका M1 बनेगा। इसके लिए आपका ऑप्शन बी। और सबसे लास्ट में निम्न में से कौन सा राजस्थान का कैल्साइट खनन क्षेत्र नहीं है? इसमें आपका रहेगा ऑप्शन डी, माधोगढ़ क्षेत्र। जो क्वेश्चन 149 है इसके अंदर जो स्टेटमेंट 2 है, करेंसी विद द पब्लिक, इसमें प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस विद बैंक्स आएगा जो किसी भी फॉर्मूले के अंदर नहीं दिया गया है, और प्लस में अदर डिपॉजिट विद द RBI। तो ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन का अगर फार्मूला अगर चेक किया जाए तो वो प्लस आएगा। M1 के लिए फार्मूला यही है कि सम ऑफ करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम एंड अदर डिपॉजिट विद द RBI। तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि इसको डिलीट किया जाएगा, या फिर इस फार्मूले में अगर प्लस होता तो होता, और किसी भी फार्मूला इसके आसपास नहीं है, बैंक का डिपॉजिट विद RBI नहीं आएगा। सो ओके, थैंक यू।